हम आपके लिए लाए हैं एक स्पेशल ऑफर एचसीएस प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज के लिए, मेंस की टेस्ट सीरीज के लिए, प्रीलिम्स प्लस मेंस की टेस्ट सीरीज के लिए। सिर्फ आप प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज है 499 रुपीज में ज्वाइन कर सकते हैं। साथ में आपको 1 साल का हरियाणा करंट अफेयर्स की ई बुक मिलेगी हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में। उसी तरह से कि आप एचसीएस की प्रीलिम्स प्लस मेंस की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं सिर्फ 4000 रुपये में। एचसीएस मेंस की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं सिर्फ 3500 रुपये में। और अगर आप सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स की ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो एक लिमिटेड पीरियड के लिए 499 रुपीज में है। ये ऑफर दोबारा नहीं आएगा, इसलिए इस ऑफर का आप पूरा फायदा उठा सकते हैं। एक पेपर और लेते हैं, और ये पेपर क्या है, हिंदी मीडियम में। तो बहुत ही अच्छी बात है कि हिंदी मीडियम में हम लोग ये पेपर ले रहे हैं, क्योंकि हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट्स होते हैं सिविल सर्विसेज या कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी करते हैं वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं इंग्लिश मीडियम की तुलना में। लेकिन अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्यवश हिंदी मीडियम का जो रिजल्ट है वो बिल्कुल उल्टा है। स्पेशली सिविल सर्विसेज में 2-3% ही रिजल्ट आ पाता है। तो इसके पीछे क्या रीज़न है वो कई बार मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन यहाँ पे हम लोग ये पेपर लेते हैं तो इसमें भी जानकारी लेने की कोशिश करेंगे कि हिंदी मीडियम के बच्चों को जो मेंस में राइटिंग होती है वहाँ पे क्यों दिक्कतें आ रही है। वो एक बड़ा चैलेंज है। तो यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे क्या इसको दिक्कत आई है नहीं आई है। एक तो क्या है, इसकी राइटिंग है कुल मिलाकर अच्छी है, तो यहाँ पे कोई मुझे ऐसा पढ़ने में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है। तो अगर जब एग्जामिनर ऊपर से देखेगा तो थोड़ा सा नीचे इसकी कटिंग है, कटिंग नहीं है ये, मेरे ख्याल से ये प्रिंटिंग में या इसका जो भी पेपर उसने यूज किया वो खराब है, वरना इसकी कोई ऐसा कटिंग वगैरह नहीं है जिससे कि एक बैड इंप्रेशन जाता हो। ठीक है, अब देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन द मेरिट एंड डीमेरिट्स ऑफ एग्रीकल्चर न्यू लॉज। तो क्वेश्चन ये है कि लॉज, इस जो 3 कानून है, नए कानून बने हैं, उसका देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है, लो है, लॉज है। क्यों लो वर्ड है, क्योंकि मैं ये देख पा रहा हूँ ये 3 विधेयक लिख दिए इसने, 3 विधेयक लिख दिए। ठीक है, जबकि विधेयक क्या होता है, यहाँ पे अध्यादेश लिख दिए। चलो आगे देखेंगे हम। तो इफ द फार्मर इज रिच देन सो इज द नेशन, कि यहाँ पे लिखा है कि अगर किसान रिच है तो देश रिच होगा, थॉमस जेफरसन। अब देखिए ये हिंदी में लिखा है बाकी, और उसने बहुत जगह पे इंग्लिश भी लिख दी है। तो अगर आप इंग्लिश लिखेंगे और हिंदी पेपर में तो ये एक वायलेशन है किसका, जो इंस्ट्रक्शन दी होती है कि अगर आपने हिंदी मीडियम चूज किया तो हिंदी लिखिए, अगर इंग्लिश चूज किया तो इंग्लिश लिखना है। तो जो कोट अगर आपको लिखनी थी या कोट लिखनी है तो आपको हिंदी में लिखनी है, इंग्लिश में क्यों लिखी। तो ये मेरे दिमाग में इसका अच्छा इंप्रेशन नहीं आया, और ऑफिशियली ये वायलेशन है किसका, इंस्ट्रक्शन का, जो एक पॉलिसी होती है, रूल्स होते हैं उसमें। वो रूल्स क्यों बनते हैं, इसलिए बनते हैं ताकि, वरना क्या होगा, आपने हिंदी लिखी है, कोई गुजराती मीडियम, कोई कौन सा मीडियम, आधे हिंदी लिखेगा, वो आधा अपने इंग्लिश लिखेगा, आधा अपने बीच में डाल देगा कुछ, और उससे क्या है कि खिचड़ी बन जाएगी। तो इसलिए साफ साफ बोला गया या तो आप हिंदी लिखिए या इंग्लिश लिखिए, बीच में खिचड़ी बनाने की आवश्यकता नहीं है। रेयर सिचुएशन में आप क्या है कि जैसे एमएसपी वर्ड है, मान लो ये एमएसपी वर्ड यहाँ पे मैंने देखा था, जो रोटेट कर रहा था नीचे, वो चलो लिख दिया आपने, लेकिन वहां भी तो न्यूनतम मूल्य लिखा जा सकता है ना। फिर भी क्या है कि एमएसपी को एक्सेप्ट किया जा सकता है, लेकिन ये तो पूरा का पूरा सेंटेंस ही होगा। तो ये चीजों को आपको अवॉइड करना है। ठीक है, ये आपको बहुत ही नेगेटिव इंप्रेशन देता है। अब देखिए कई बार बच्चों को दिक्कत चैलेंज क्या आते हैं, तो उनको प्रॉपर हिंदी वर्ड नहीं मिल पाते। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे क्या काम चला लेते हैं, उससे भले ही उनको प्रॉपर वर्ड नहीं मिले, लेकिन हिंदी मीडियम के बच्चे के वो इंग्लिश का लिख देते हैं या उनके दिमाग में इंग्लिश आती है। ये भी एक अपने आप में चैलेंज है। चलो आगे देखते हैं। देश के कुल क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, थोड़ा का लगभग 48.9% भाग कृषि एवं सहायक क्रियाओं से अपनी जीविका कमाता है। कुल आम शक्ति, जनशक्ति लिखा हुआ है, देश की कुल जनशक्ति है शायद ये, ठीक है, या श्रम शक्ति। देश की कुल श्रम शक्ति का लगभग 48.9% भाग कृषि एवं सहायक क्रियाओं, सहायक क्रिया गतिविधियां होती है, तो जो संबद्ध गतिविधियां होती है वो वर्ड यूज आना चाहिए था। ये थोड़ा सा क्रियाएं अजीब सा लग रहा है। गतिविधि एक्टिविटीज, आप अलाइड एक्टिविटीज की बात कर रहे हैं तो गतिविधि आने चाहिए थे यहाँ पे, संबंधित गतिविधियां से अपनी आजीविका कमाता है। चलो ठीक है, मान लिया। फिर आ जाता है किसान अपना व्यापार, और अच्छा इसने क्या किया है कि ये यहां से बनाकर, और ये इसने डायग्राम बनाने की कोशिश की है। एक यहाँ पे भी लिख दिया, एक यहाँ पे लिख दिया। एक चीज देखिए कि जो आपने कंटेंट पढ़ा हुआ है लगता है वो बहुत पुराना पढ़ा हुआ है,
मतलब कि आप जो पढ़ रहे हैं वो पुरानी किताबें पढ़ रहे हैं। उस टाइम में क्या है कि अध्यादेश था, अब अध्यादेश नहीं है। क्या है ये एक्ट बन चुका है। ये बिल भी नहीं है, एक्ट बन चुका है। क्या है ये एक्ट, क्यों बन, ये अध्यादेश क्यों नहीं है? क्यों पार्लियामेंट में पास हो चुका है, राष्ट्रपति के साइन हो गए। तो कोई बिल वो पार्लियामेंट में पास हो जाए, साइन हो जाए राष्ट्रपति की, तो वो एक्ट कानून बन जाते हैं। तभी तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको एक बार थोड़े टाइम के लिए सस्पेंड किया है ना, रोका है। तो ये अध्यादेश वर्ड है, आपको नहीं लिखना चाहिए था। ये गलत वर्ड लिख दिया है। आपकी लैंग्वेज है, आपको या तो आपको क्लैरिटी नहीं है कि अध्यादेश होता क्या है। बिल, अध्यादेश, कानून, तीनों बातों में फर्क क्या है। बिल अलग चीज होती है। बिल क्या होता है? पार्लियामेंट में लाया जाता है, जब पास हो जाता है ना उसके बाद कानून बनता है। तो बिल तो एक प्रारूप हुआ, फिर एक किस्म से ड्राफ्ट के बाद की अगली स्टेज हुई। ठीक है, तो इसको थोड़ा और पॉलिटिक पे आप थोड़ा काम कर सकते हैं। ठीक है, चलो। मूल्य आश्वासन और कृषि अध्यादेश 2020 पे किसान, चलो ठीक है, ये तो लिख दिया ऊपर वाला। इन विधेयकों के फायदे। अब यहाँ पे आप विधेयक लिख रहे हैं, तो विधेयक क्या होता है? विधेयक तो बिल होता है। तो यहाँ पे अध्यादेश कर दिया, यहाँ पे विधेयक कर दिया। जबकि एक्चुअल में क्या है, ये है कानून। अब नहीं तो विधेयक है ना अध्यादेश, ये कानून हो चुके हैं। तो इन कानूनों के फायदे आने चाहिए थे ना। ठीक है ना, या लिखने की जरूरत नहीं, सीधा फायदे लिख देते। किसान स्वतंत्र और लचीली प्रणाली की ओर बढ़ गए थे। थे मतलब किसान स्वतंत्र और लचीली प्रणाली की ओर बढ़ गए थे। मतलब आप बोल रहे हैं कि जो फ्लेक्सिबल और फ्रीडम है एक सिस्टम में मिलती है, किस में मिलती है? जो प्राइवेटाइजेशन होता है, ग्लोबलाइजेशन होता है, लिबरलाइजेशन होता है, वो हो गया था। अब मंडियों के भौतिक क्षेत्र से बाहर उपज बेचना आसान होगा। ये तो दो स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्टी हो गई। ये तो अब हुआ है, मतलब अब हो जाएगा, हुआ नहीं, हो जाएगा। स्वतंत्र और लचीली प्रणाली है, वो तो सरकार करना चाह रही है। आपने लिख दिया कि वो बढ़ गए थे। तो ये कहीं ना कहीं कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी में दिक्कत है। और देख लेते हैं नीचे, नया बिल कोई, यहां पे बिल आ गया फिर। चलो, नया बिल कोई बदलाव नहीं है, परंतु मौजूदा प्रणाली के साथ काम करने वाली समानांतर प्रणाली है। नहीं, जब कानून बनता है तो ऑब्वियसली बदलाव होता है, ऑब्वियसली बदलाव होता है। तो ऐसा हम नहीं बोल सकते, ये कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी में दिक्कत है। परंतु मौजूदा प्रणाली के साथ काम करने की वाली समांतर प्रणाली है। इससे पहले भी किसान अपनी फसल पूरी दुनिया में बेच सकते थे ई नाम प्रणाली से। आवश्यक वस्तु अधिनियम किसानों के डर को दूर करने तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम किसानों के डर को दूर करने तथा व्यापारियों के स्टॉक को कम करेगा। ये स्टेटमेंट प्रॉपर नहीं है, स्टेटमेंट प्रॉपर नहीं है, और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी का इश्यू है ये। मतलब कि ये है क्या, क्या फायदा नुकसान होगा बता नहीं पाए। किसान या उत्पादन पर उतना ही ध्यान दिया जाएगा जितना किसान या उत्पादक। देखो, ये अननेसेसरी, या तो किसान लिख दो, उत्पादक लिख दो, अननेसेसरी। उत्पादक पर उतना ही ध्यान दिया जाएगा जितना उत्पादन पे। ये तो जो कॉलेज में हिंदी मीडियम के बच्चे या इंग्लिश मीडियम के बच्चे जो पेज भरते हैं ना, फट्टे मारते रहते हैं, उस तरह की स्टेटमेंट ज्यादा हो गई। मतलब इसका कोई मतलब नहीं निकल पा रहा ना। प्रधानमंत्री मोदी ने सितंबर 2020 में ट्वीट किया था, एमएसपी की व्यवस्था बनी रहेगी और सरकारी खरीद भी जारी रहेगी। कृषि मंत्री ने कहा कि पहले सरकारों का एमएसपी में बदलाव जरूरी नहीं लगा, पहली सरकारों का एमएसपी में बदलाव जरूरी नहीं लगा। तो देखो, ये प्रधानमंत्री ने क्या बोला, राहुल गांधी ने क्या बोला, मंत्री ने क्या बोला, ये होती है रनिंग कमेंट्री। ये क्या है, अवॉइड करो आप। ये कोई कोर्ट थोड़ी है जो आप ये कर रहे हैं, ये तो रनिंग कमेंट्री हुई कि उसने, सोनिया गांधी ने ये बोल दिया, राष्ट्रपति ने ये बोल दिया, विपक्ष के नेता ने ये बोल दिया, प्रधानमंत्री ने ये बोल दिया। ये एक ट्वीट और इस तरह का एग्जाम्पल है, वो अननेसेसरी है। ठीक है ना। और यहाँ पे एमएसपी की व्यवस्था जारी रहेगी, बनी रहेगी। ये थोड़ा सा ऐसा अजीब सा लग रहा है कि पॉलिटिकल स्टेटमेंट और कमेंट्री ज्यादा है। तो ये कोई बहुत तथ्यों पे आधारित या कोई इसके साथ जो चीजें पूछी जा रही है उसका कोई लेना देना नहीं है, फायदा नुकसान की बात नहीं है इसमें। एमएसपी प्रणाली में किसानों को उचित दाम मिलेंगे। एमएसपी प्रणाली में किसानों को, वो एमएसपी तो पहले भी थी, अब भी है, तो फर्क क्या हुआ फिर? मतलब आप क्या बताना चाहते हैं? ये कनेक्ट नहीं हो पाया है। एमएसपी पहले भी थी, अब भी है, तो क्या है एमएसपी प्रणाली किसानों को उचित दाम मिले? ये उल्टा है बल्कि, तो
कि एमएसपी है वो इरेलीवेंट हो सकती है। तो ये थोड़ा कहीं ना कहीं कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी का बड़ा इशू है ये। अब यहाँ पे इसको देख चलो और देख लेते हैं मेरे दिमाग में क्या रहा है इस लड़की ये लड़का है लड़की पूनम है, ठीक है। तो ये लड़की को इस किन चीजों पे ध्यान देना चाहिए, ये बड़ा इंटरेस्टिंग वाली चीज होगी। विधेयकों के नुकसान, एपीएमसी मंडियों के एकाधिकार में बाधा, एपीएमसी मंडियों के एकाधिकार में बाधा मतलब आप ये बोलना चाह रही है कि एकाधिकार होना चाहिए, मोनोपोली होनी चाहिए और उसमें ये बाधा करेगा, बल्कि ये तो उल्टा है, जो मंडियां है उसके एकाधिकार को तोड़ेगा। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि ये जो लिखा आपने स्टेटमेंट गलत है। किसान अब व्यापार और वाणिज्य विधेयक एमएसपी का कोई वैधानिक समर्थन नहीं करता। किसान अब व्यापार और वाणिज्य विधेयक एमएसपी का कोई वैधानिक समर्थन नहीं करता। ये स्टेटमेंट भी इरेलेवेंट, मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं, क्लैरिटी नहीं है। एमएसपी का कोई समर्थन नहीं करता किसान तो करता है। किसानों को कानूनी व्यवस्था में लेना है, किसानों को कानूनी व्यवस्था से लेना देना भी नहीं है, वो जिसे एमएसपी या खरीद का कहीं कोई उल्लेख नहीं है। ये जो ऐसा लगता है जैसे जी टीवी के जो स्टेटमेंट होते हैं ना वो, या एनडीटीवी के स्टेटमेंट होते हैं, उस तरह की न्यूज आप देख रहे हैं। अब यहाँ पे एक मैसेज ये जा रहा है कि अच्छी क्वालिटी की चीजों को न पढ़ना, और यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं देने की नहीं हो पाएगा, वो रनिंग कमेंट्री हो पाएगी। और ये प्रॉब्लम एक की नहीं है, हिंदी मीडियम में ज्यादातर बच्चों की प्रॉब्लम, उनको समझ में नहीं आता कि डीप क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्चुअल क्या होती है। वो रनिंग कमेंट्री को न्यूज समझते हैं कि प्रधानमंत्री ने ये बोला, राष्ट्रपति ने ये बोल दिया, वो न्यूज वो काम की नहीं होती, वो तो पढ़नी नहीं होती। और वही इसमें रिफ्लेक्ट हो रहा है कि किसानों को कानूनी व्यवस्था से कोई लेना देना भी नहीं है। ये कौन बोलता है? ये इसलिए बोलते हैं बीजेपी का आईटी सेल के, या जो जिसको गोदी मीडिया बोलते हैं, वो वाले लोग बोलते हैं कि किसानों को इस बात से कोई मतलब नहीं है। भाई हम बिल की बात कर रहे हैं, बिल में मेरिट क्या है, डिमेरिट क्या है। अब ये आरोप प्रत्यारोप कि कौन किसान है, कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, ये तो अलग चीज है, ये तो एक अलग चीज है। ये बिल्कुल इरेलीवेंट टाइप की और पॉलिटिकल स्टेटमेंट, और जिसको बोलूंगा मैं कि अच्छी क्वालिटी के चैनल या अच्छी क्वालिटी का कंटेंट न पढ़ना, ये रिफ्लेक्ट कर रहा है यहाँ पे। सरकार एमएसपी जारी तो कर देती है, परंतु उनके कार्यान्वयन के लिए कोई कानून नहीं है। ये बोल रही है कि एमएसपी जारी कर देती, ये क्या बोलना चाह रही है? ये हमें तो इस जो बिल है ना उसकी डेमेरिट पूछनी थी। आप एमएसपी के पीछे पड़ गए, ठीक है, एमएसपी के पीछे पड़ गए, इसका मतलब क्या है कि फिर वही ये कोई जो टिकैत बोलता है वो स्टेटमेंट थोड़ी बोलनी है यहाँ पे। एकमात्र गन्ना जिसकी एफआरपी निर्धारित है, वो भी वस्तु अधिनियम के तहत गन्ना नियंत्रण आदेश द्वारा शासित होने कारण, ये इसका कोई क्या बोलना चाह रहे हैं? मतलब ये क्लैरिटी कनेक्ट नहीं है, सेंटेंस है वो अलाइनमेंट नहीं है किसके साथ में, जो टॉपिक है उसके साथ में। अगर आप ये बोलना चाह रहे हैं कि एकमात्र गन्ना जिसकी एफआरपी निर्धारित है, तो यहाँ पे तो डीमेरिट जो 3 बिल है उसकी बात हो रही है, और यहाँ पे क्या है, एमआरपी या एफआरपी, एमएसपी, उन सारी चीजों की बातें हो रही है, ठीक है। वो तो एक छोटा सा अलग हिस्सा है। नया बिल किसानों और व्यापारियों की अपेक्षा सिविल सेवकों पर दया रख रहे हैं। नए बिल किसानों और व्यापारियों की अपेक्षा, अब वो ये बोला जा रहा है कि किसान और व्यापारी के हित में नहीं है, जो सिविल सेवक हैं, मतलब कि जो सरकारी कर्मचारी है, उन पे दया कर रहे हैं। भाई ये तो आरोप प्रतिरोप वाले इस तरह के जो होते हैं, जैसे लग रहा है कि ये जैसे होता है ना किसान नेता, और उन्होंने कोई ट्वीट कर दिया, उनका स्टेटमेंट हो गया, उसको आपने न्यूज मान लिया। ये बातें तो आपको लिखनी ही नहीं है, इमेच्योरिटी झलकती है इससे। दिल्ली चलो इसी के विरोध में था। अब जो आंदोलन चला था किसानों का, भाई इनका आंदोलन का तो जिक्र ही नहीं होना चाहिए मेरिट डिमेरिट की। आप आईएएस या एचएस लेवल की तैयारी कर रहे हो। अगर सच में सरकार परिवर्तन करना चाहती है तो गांव को बाजारों से जोड़ने वाली सड़कें, जलवायु नियंत्रण और बिजली की आपूर्ति की सुविधाएं उपलब्ध करानी चाहिए। तो यहाँ पे टॉपिक ऐसे कंक्लूड हो रहा है कि जैसे सरकार को क्या करना चाहिए, सरकार ये नीयत ठीक नहीं है, सरकार को क्या करना चाहिए किसानों के हित में, तो बिजली
यहाँ पे बिजली का तो टॉपिक ही नहीं था, सड़कें बनाने का तो टॉपिक ही नहीं था, वो तो टॉपिक अलग है। यहाँ पे बिलों जो ये कानून थे उनका मेरिट डिमेरिट पूछा गया, तो मेरे ख्याल से इरेलेवेंट है ये कंक्लूजन भी। तो कुल मिलाकर क्या है कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है। मैसेज ये है कि आपको कंटेंट क्वालिटी है ना, जो पढ़ा जा रहा है स्पेशली करंट अफेयर्स है, उसका रिकमेंड ये किया जाता है कि आपको चैनल सारे बंद करने पड़ेंगे, टीवी चैनल या यूट्यूब चैनल। ठीक है, यूट्यूब कौन से वाले, जैसे कि आज तक वाले या जी न्यूज वाले या एनडीटीवी वाले या दूसरे वाले। अगर आपको करना है तो पीआईबी की जो न्यूज आती है वो देख सकते हैं, या द हिंदू इंडियन एक्सप्रेस है वहां तक देख सकते हैं। ठीक है, पीआईबी, द हिंदू और ये इंडियन एक्सप्रेस, या फिर क्या है कि आप दिल्ली डीडी न्यूज, या फिर आप ऑल इंडिया रेडियो न्यूज, ऑल इंडिया रेडियो न्यूज आती है। ठीक है, वो आप देखिए। इससे क्या है कि ये जो फालतू की चीजें हैं इससे आपका ध्यान थोड़ा सा हटेगा। आपको एडिटोरियल में थोड़ा सा जो एनालिटिकल चीजें वो पढ़ने की जरूरत है। अब प्रॉब्लम ये होती है कि जो हिंदी के एडिटोरियल होते हैं ना, उसका लेवल इतना उस एंगल से होता नहीं है। ठीक है, अब क्या आप इंग्लिश का एडिटोरियल है वो जैसे द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस है ये वाले पढ़ेंगे क्या? एक तरीका ये हो सकता है कि आपको अगर हिंदी इंग्लिश वाला इश्यू आ रहा है तो आप फिर विकिपीडिया में जाकर और लेफ्ट साइड में अगर इंग्लिश का टॉपिक है लेफ्ट साइड में दबा दीजिए, हिंदी आ जाएगी उसकी। तो वो चीजें कर सकते हैं। कहीं ना कहीं जो कंटेंट का जो स्टैंडर्ड होना चाहिए उसमें काफी ज्यादा खामियां है। ठीक है, इसी वजह से सेंटेंस फॉर्मेशन है या सेंटेंस का जो भाव है वो कुछ बहुत ही उस लेवल का नहीं आ रहा जिसमें सिविल सर्विसेज की एक्सप्रेशन आनी चाहिए। यहाँ पे वो फॉर्मेट नहीं है, इसलिए मैं अलग अलग से तो नंबर नहीं दे सकता। लेकिन ऑब्वियसली क्या है कि यहाँ पे मैं 3 नंबर दूंगा इसमें। आपने एफर्ट अच्छा किया है, आपने हिंदी मीडियम हो, हिंदी मीडियम के सामने बहुत सारी चैलेंजेस होते हैं इसमें, तो ये चैलेंज आपको यहाँ पे भी नजर आए, मुझे भी नजर आए। ठीक है, लेकिन आमतौर पे बच्चे भेजते ही नहीं हिंदी मीडियम वाले, या लिखते ही नहीं है, कोशिश ही नहीं करते हैं। तो आपने कम से कम ये किया है, आपकी लिखाई ठीक है। कंटेंट को अगर बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे समझेंगे, ठीक है, आउटडेटेड चीजें अननेसेसरी नहीं पढ़ेंगे, जैसे यहाँ पे आउटडेटेड चीजें आदेश ये सारी चीजें हो रही है, तो कहीं ना कहीं इंप्रूवमेंट आएगा। आपका अगला टारगेट होना चाहिए 6-7 नंबर लाने का, फिर उसके बाद 10-11 नंबर लाने का। एकदम से आप ये नहीं सोच सकते कि अगले टॉपिक पे 3 से आपके 15 नंबर हो जाएंगे, या 15 तो कर मैं दूंगा ही नहीं, 12 नंबर हो जाएंगे। ठीक है ना, तो बेटर आप प्रैक्टिस कीजिए लगातार, जिससे गलतियों को पता चले। अब आपको शायद अगर इस वीडियो को हिंदी मीडियम के बच्चे देख रहे हैं, कुछ एक आइडिया बन रहा होगा उनके दिमाग में कि उनको अपना स्टैंडर्ड है वो इंग्लिश मीडियम के बच्चों के साथ में compete करने के लिए क्या करना पड़ेगा, या उस दुनिया में वो जी रहे हैं जहां पर कि जो वास्तविकता है, जो सच्चाई है, उसको स्वीकार करने में ही दिक्कत है, और वो उन्हीं चीजों में फिर उलझते जा रहे हैं जहां पे कि जो सच्चाई नहीं है, बल्कि फैक्ट नहीं है, डीप चीज नहीं है, एनालिसिस नहीं है, बल्कि क्या है, रनिंग कमेंट्री या मसालेदार ट्वीट हो गया, ये हो गया, वो हो गया। ठीक है, तो एनीवे, अच्छा एफर्ट क्या है, लिखा। अच्छा एफर्ट क्या है, लिखा। ये सबसे अच्छी बड़ी अचीवमेंट है इसकी।